हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्रिटिकल सेक्शन की इंट्रोडक्शन ली। हमने बहुत अच्छे से समझा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। और आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि हम क्रिटिकल सेक्शन के को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने कोई यू कैन से एल्गोरिदम लिखा जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। वो सॉल्यूशन कब अच्छी होगी, है ना। तो उसके लिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो हमारे को फुलफिल करवानी है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग। एक एक करके समझते हैं ये कंडीशंस क्या हैं। इनकी डेफिनेशंस मैं लिख रहा हूं, देखो बात, डेफिनेशंस, इनकी डेफिनेशंस अच्छे से दिमाग में घुसा लेना। अगर आपको इनकी डेफिनेशन समझ में आ गई ना ढंग से, तो आप गेट एग्जाम के हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले बनोगे। ठीक है, फिर सिर्फ क्या रहेगा, मेरे को अप्रोच सिखाना। और मुझे पता है आप लोग इंजीनियर आदमी हो, अप्रोच वगैरह आप खुद से अपने आप सब बना लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, सो द बेसिक थिंग इज, बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, इनकी डेफिनेशन बहुत ढंग से समझ लो। एक बार अगर आपको इनकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, उसके बाद तो बस समझ लो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो लेफ्ट राइट मत करना इन डेफिनेशंस को, थोड़ा सा भी इधर उधर अपने हिसाब से चेंज मत करना। जैसा बोलूंगा वर्ड बाय वर्ड ध्यान से ढंग से दिमाग में घुसा लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, सबसे पहले है जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहती है भाई, नाम से समझ में आ रहा होगा। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए, मतलब एट मोस्ट, वर्डिंग प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, वर्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान। क्या कहेगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, क्या कहती है? एट मोस्ट वन प्रोसेस, एट मोस्ट वन प्रोसेस कैन बी इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम। एक बारी में ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में हो सकता है। बस ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब अगर ऐसा सिनेरियो है कि एक भी प्रोसेस अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा, तो भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन ठीक है। या ऐसा सिनेरियो है कि सिर्फ एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रहा है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर ऐसा बन रहा है कुछ कि जहां पे दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन में घुस सकते हैं, क्या वर्ड यूज किया? घुस सकते हैं। तो आप चुपचाप से बोलोगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इफ इफ मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर, कैन एंटर in CS at a time, then ME fails। ठीक है, ME मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन फेल्स। क्या बात समझ में आई? मोर देन वन प्रोसेस, ये वर्ड ध्यान रखो, कैन जा सकता है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, किसी भी तरीके से अगर आपने दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस को क्रिटिकल सेक्शन में घुसा दिया, तो चुपचाप से बोल देना म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर किसी भी तरीके से तुम नहीं घुसा पा रहे, तब बोल के आना म्यूचुअल सॉल्यूशन सेटिस्फाइड है। ठीक है, अभी एल्गोरिथम्स दिखाऊंगा सारे, तो आपको समझ में आएगा। बेसिक बात अब आपको क्लियर होगी होगी कि इफ मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, देन म्यूचुअल सॉल्यूशन फेल। ठीक है, अगर कर सक पा रहे हैं तो, या कर सकते हैं तो, तब बोलना म्यूचुअल सॉल्यूशन गई। ठीक है, अगर एक भी नहीं जा पा रहा कोई बात नहीं, एक जा पा रहा है ठीक है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा चले गए तो हम गए। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है, फिर वो जो आपने सॉल्यूशन तैयार करी है, मतलब जो भी आपने एल्गोरिथम लिखा है, वो बकवास हो गया। ठीक है, वो ठीक ठीक नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर म्यूचुअल सॉल्यूशन फेल हो गई, तो क्या पैदा हो जाएगी? रेस कंडीशन। ठीक है, क्या पैदा हो जाती है? रेस कंडीशन। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा गेट एग्जाम में, एल्गोरिदम दे करके पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम रेस कंडीशन, है ना। या बोलेगा कि इन दिस एल्गोरिदम रेस कंडीशन अराइव्स और नॉट। ठीक है, तो रेस कंडीशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे लिंक है? म्यूचुअल स्टूडेंट से। तो अगर म्यूचुअल स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हुई, तो चुपचाप से क्या बोल के आओगे? रेस कंडीशन पैदा हो गई। तो सिंपल क्या कहेंगे, इफ रेस कंडीशन अराइव्स, इफ रेस कंडीशन, और यू कैन से इफ म्यूचुअल सॉल्यूशन फेल्स। ठीक है, इफ म्यूचुअल सॉल्यूशन फेल्स, देन रेस कंडीशन कम्स। तो रेस कंडीशन पैदा हो जाती है। समझ गए? चलो भाई करो इसको नोट डाउन, छोटा कर देता हूँ एक स्क्रीन पे, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया? ठीक है, ओके। अब देखो भाई आगे, नेक्स्ट है जी डेफिनेशन प्रोग्रेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी, ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसेस घुसना चाहिए, सिंपल बात एकदम।
जो हमारा बेसिक रूल था क्रिटिकल सेक्शन का रूल ही यही था ना कि एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है जी प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्या है? बहुत आसान है, देखो आपको हंसी आएगी जब मैं आपको बताऊंगा। तो सपोज कर लो मेरे पास 5 प्रोसेसेस हैं। ठीक है। मैं कहता हूं कि ये 3 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों जाना नहीं चाहते। ठीक है। चाहते हैं नहीं चाहते, बोलोगे सर ये तो प्रोसेसेस है, इनकी कहाँ से विशेष पैदा होने लगी? इंसानों की विशेष होती है, इनकी तो विश थोड़ी होगी, तो प्रोसेसेस है। जाना नहीं चाहते मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये अपने रिमाइंडर सेक्शन में, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, नहीं याद आ रहा तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो। तो मतलब P4 P5 अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना नहीं चाहते। बट ये तीनों जाना चाहते हैं। तो कैसे जाना चाहते होंगे तीनों, मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको समझाता हूँ। मतलब या तो ये यहाँ पे बैठे हैं, सेक्शन 1 में है या सेक्शन 2 में है। ठीक है। इन दोनों में से किसी एक सेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहे हैं। बात समझ गए? ठीक है। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि P1 P2 P3 अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहते हैं, ठीक है, और P4 P5 जाना नहीं चाहते, तो डिसीजन अबाउट हु विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट, मतलब अगला कौन घुसेगा, वो किन को लेकर के करना चाहिए, मस्ट बी मेड कंसिडरिंग ओनली दोज प्रोसेसेस हु वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। बात समझ में आई? तो प्रोग्रेस की डेफिनेशन मैंने चुपचाप से बोल दी है ना? वो अंग्रेजी में बोली है, मुझे लगता है अंग्रेजी आपको समझ नहीं आई होगी, तो मैं ऐसे बोलता हूँ सिंपल बात। अगला क्रिटिकल सेक्शन में कौन घुसेगा भाई? तुम खुद से बताओ, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे ये बात करो कि ये 3 प्रोसेस जाना चाहते हैं, ये दोनों जाना नहीं चाहते, तो अब अगला कौन घुसेगा? तो आप ये डिसीजन लेते टाइम किन को कंसिडर करोगे, P1 P2 P3 को या इन पांचों को? ऑब्वियसली आप P1 P2 P3 को ही कंसिडर करोगे, क्योंकि ये तो जाना नहीं चाहते। सिंपल बात है भाई, ऐसे समझ लो, बस है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पे टीचर खड़ी है ना? अच्छा, और टूर जा रहा है, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, तो टीचर को डिसाइड करना है कि अगला अगला बच्चा कौन घुसेगा, अगला बच्चा कौन घुसेगा इस बस में, है ना? अब यहाँ पे ये 2 बच्चे खड़े हैं जिन्होंने तो जाना ही नहीं है। ठीक है। जो कि ट्रिप में जाना नहीं चाहते, तो अभी टीचर क्या करेगी? इन तीनों में से सोचेगी कि अगला बच्चा कौन घुसेगा बस में, या इन दोनों को भी कंसिडर करके चलेगी? इनको क्यों कंसिडर करेगी भाई? अगर करा तो फिर वही बात है, प्रोग्रेस गई। तो बेवकूफ है। समझ में आई? तो प्रोग्रेस क्या कहती है? बस सिंपल बात हिंदी में और बोल देता हूं, जो जाना चाहता है उसको लेके डिसीजन लेना है। ठीक है। पहली बात क्या निकल के, जो जाना चाहता है उसको लेकर के डिसीजन लेना है, मतलब विलिंगनेस। विलिंगनेस तो लो ना भाई, है ना? जो जाना चाहता है उसी को लेकर के सोचना ना, अगला कौन घुसेगा, है ना? जो जाना ही नहीं चाहता तुम उसको जबरदस्ती धक्का नहीं लगा सकते ना। अब अगर टीचर कहती है कि इन दोनों में से मैं सोचती हूँ कि कौन घुसेगा, तो वहां बकवास बात होगी। जब ये जाना नहीं चाहते तो तुम उसको जबरदस्ती धक्का लगा के थोड़ी बस में बैठा दोगे। ठीक है। चलो ठीक है, पहली बात क्या हो गई? विलिंगनेस, मतलब जो जाना चाहता है उसको लेकर के डिसीजन। लिख लो, शर्माओ मत, हिंदी में लिखो। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो बच्चे लिख लेते थे, जो जाना चाहता है उसको लेके डिसीजन, जो जाना चाहता है। अब लिख लेना प्लीज, मेरी तो हिंदी आप इंग्लिश आपने देख ली, तो हिंदी तो बहुत ही अच्छी दिख रही होगी आपको मेरी। हाँ तो लिख लेना, ठीक है, जो जाना चाहता है उसको लेके डिसीजन। ठीक है। और दूसरी बात ये भी सोचो, अगर ये टीचर वहां कंफ्यूज लेडी है और ये सोच में डूबी रहे, कितने इसको घुसा लेती हूँ या इसको, कहती नहीं 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 चलो इसको ले लेते हैं, नहीं 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 चलो इसको ले लेते हैं। सवेरे से लेकर शाम हो गई, ये सोच सोच में डूबी रहेगी कि अगला कौन घुसेगा, तो वहां बकवास बात होगी ना, है ना? तो वो प्रोग्रेस नहीं है। तो मतलब ये डिसीजन भी, दूसरी कंडीशन क्या आई? फाइनाइट टाइम में आनी चाहिए। ठीक है। तो दूसरी बात क्या है? टाइम। फाइनाइट टाइम में डिसीजन आना चाहिए। फाइनाइट टाइम, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट वेट करते चले जा रहे हो। ठीक है। तो फाइनाइट टाइम में आना चाहिए डिसीजन कि अगला कौन घुसेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? विलिंगनेस, जो जाना चाहता है उसको लेके डिसीजन। और दूसरी बात, ये डिसीजन फाइनाइट टाइम में आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक तीसरी बात, हम इस एक और बात है जिसको हमारे को ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो P4 P5 जाना नहीं चाहते क्रिटिकल सेक्शन में, मतलब ये अपने रिमाइंडर सेक्शन में है, तो ये प्रोसेसेस इन तीनों में से किसी को रोक नहीं सकते जाने से। बात समझ रहे हो? मतलब ये खुद तो जा नहीं रहे, और अगर दूसरों को रोक रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोग्रेस गई। वो समझ गए होगे आप मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स जो कंपनीज में चलती है, खुद तो काम करना नहीं, दूसरे को करने नहीं दे रहे। अगर ऐसा सब कुछ चलता रहेगा तो कंपनी का तो आज भी भट्ठा गोल है और कल भी गोल है ना? कंपनी तो गई ना। अगर कुछ एम्प्लॉयज हैं जो ना तो खुद काम कर रहे हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं, तो कंपनी कहाँ से चलेगी? तो बिल्कुल वही बात है। तो मतलब जो प्रोसेस रिमाइंडर सेक्शन में बैठे हैं ना, तो वो दूसरे प्रोसेसेस को रोक नहीं सकते। मतलब जो जाना नहीं चाहते वो रोकेंगे नहीं जो जाना चाहते हैं उनको। बात समझ गई? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो भाई प्रोग्रेस कहाँ से है भाई, है ना? फिर तो कंपनी बर्बाद है। ठीक है। तो जो जाना नहीं चाहते उनको स्टॉप, वो रोकेंगे नहीं, है ना? स्टॉप वाला काम नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में बोल तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बस पॉलिटिक्स लिख देता हूँ। ठीक है। पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो 3 बातें हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक सी बात, जो जाना चाहता है उसको लेके डिसीजन। दूसरी बात, ये डिसीजन फाइनाइट टाइम में आना चाहिए। तीसरी बात, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, मतलब जो जाना चाह रहा है उसको लेके डिसीजन लेना है और वो फाइनाइट टाइम में आना चाहिए। और जो इंसान जो प्रोसेस जाना नहीं चाहता वो दूसरे को रोक नहीं सकता। ठीक है, चलो अब सिंपल भाषा में समझ में आएगी ना प्रोग्रेस क्या है। और ये भाषा कोई नहीं समझाएगा भाई, कहीं पढ़ लेना। किसी भी टीचर से आज तक तुम मेरे को कमेंट करके बताना अगर किसी टीचर ने इस तरीके से तुम्हारे को समझाया हो कि प्रोग्रेस क्या होती है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। ठीक है, ये होता है एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट का है तुम्हारे सामने, टीचर का नहीं, एक स्टूडेंट का है। मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ मैं एक स्टूडेंट की तरह समझता हूँ। रोज पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ बस। तो ये रोज पढ़ 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 के ये निकलता है एक क्रक्स। पढ़ पढ़ के ये जड़ निकल के आती है। ठीक है, अगर रोज तुम इतनी जबरदस्त मेहनत कर रहे हो तो ये चीजें अपने आप से क्लिक होती हैं दिमाग में। ठीक है ना। चलो, इसको करो एक बार नोट डाउन। कर लिया, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो प्रोग्रेस क्या कह रही है? डिसीजन अबाउट decision about who will enter the critical section next. Decision about who will enter the critical section next must be made must be made considering only those processes who wants to enter into their critical section. ठीक है, who wants to enter into their critical section. And second point is this decision must come in finite time. ये डिसीजन फाइनाइट टाइम में आना चाहिए। ये है डेफिनेशन। अब इसको अच्छे से फोटो खींच के दिमाग में घुसा लो। जब मैं एल्गोरिथम्स आपको करा रहा हूँ, जब मैं चेकिंग करा रहा हूँ, यही डेफिनेशन बार बार दोहराता रहूंगा। मेरे साथ साथ दोहराओ। डिसीजन अबाउट हु विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट मस्ट बी मेड कंसिडरिंग ओनली दोज प्रोसेसेस हु वांट्स टू एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस डिसीजन मस्ट कम इन फाइनाइट टाइम। दिस डिसीजन मस्ट कम इन फाइनाइट टाइम। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, इन फाइनाइट टाइम है। पकड़ गए आप लोग। ठीक है, और एक ये बात भी लिख सकते हो कि द प्रोसेसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द रिमाइंडर सेक्शन मस्ट नॉट स्टॉप और परमिट एनी प्रोसेस टू एंटर इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो प्रोसेसेस एक और डेफिनेशन है। प्रोसेसेस या एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, प्रोग्रेस की डेफिनेशन में पॉइंट ही ऐड कर लो। प्रोसेसेस प्रेजेंट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन present in their remainder section must not stop or permit other processes to enter into their critical section। ठीक है, ये है जी प्रॉपर डेफिनेशन। अच्छा जी, अब एक बात जरा कॉमन सेंस से ये सोचो, दिस डिसीजन मस्ट कम इन फाइनाइट टाइम। अगर फाइनाइट टाइम नहीं लग रहा है ना, तो फाइनाइट टाइम नहीं लग रहा तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, मतलब कोई भी नहीं जा रहा। आप सोच में डूबे हुए हो। ये देखो ना, टीचर बैठी बेचारी सोचती रहेगी सवेरे से लेकर शाम होगी कि इसको घुसाओ इसको घुसाओ इसको घुसाओ। कंफ्यूज है, कंफ्यूज लेडी है, सोचती जा रही है, नहीं नहीं इसको, नहीं नहीं इसको, नहीं नहीं इसको। है ना, तो फिर वो ये वही बात है, बार बार वही कंफ्यूज में ही है। और कोई भी नहीं गया, मतलब इन तीनों में से किसी भी बच्चे को उसने बस में नहीं चढ़ाया, सवेरे से लेकर शाम होगी। तो एक किस्म से ये किसकी सेंस निकल के आ रही है? डेडलॉक की सेंस आ रही है ना, तो समझ लेना डेडलॉक आ जाता है। तो जब टाइम वाली बात चली जाएगी ना, प्रोग्रेस में जब टाइम वाली बात चली जाएगी तो डेडलॉक आ जाएगा। ठीक है, अगर इनफाइनाइट टाइम वाली बात फेल हुई, फेल, देन डेडलॉक कम्स, देन डेडलॉक कम। अब प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, मैं बड़ी नपे तुले शब्द बोल रहा हूँ, बड़े नपे तुले। सबसे बड़ी दिक्कत ये डेफिनेशन है बच्चों को क्लियर नहीं होती और उल्टी पुल्टी चीजें दिमाग में आ जाती है। अब ये मत बोलना कि प्रोग्रेस फेल हो गई तो डेडलॉक आ जाएगा, अरे नहीं। प्रोग्रेस फेल होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेस फेल होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ध्यान लगाओ, अगर फाइनाइट टाइम वाली बात चली गई तो डेडलॉक आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ भाई। पढ़ा है ना मेरे से तुमने, लॉजिक वॉजिक पढ़ा है ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आती है ना? नहीं पढ़ा तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स ये दो चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़े बिना अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो तो ये बहुत बड़ा क्राइम है तुम्हारे लिए।
ठीक है, तो ये दोनों चीजें देखनी है। अब देख लो, मैं लिखूंगा इस लॉजिक क्यों फेमस हुआ है, लॉजिक क्यों चलता है इतना ज्यादा। ये नीट एंड क्लीन और प्रिसाइज बातें बोलता है, इतनी नीट एंड क्लीन, इतनी साफ सुथरी कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, ये सब एम्बिगुअस है। मैं बोलूंगा कुछ, तुम समझोगे कुछ, है ना। तो एकदम अगर बिल्कुल प्रिसाइज बात बोलनी है, लॉजिक में लिख दो। तो मैं ये अगर लिखता हूं, नॉट प्रोग्रेस implies डेडलॉक, लॉजिक स्टाइल में लिखा है, महाबकवास बात है, गलत है ये। मतलब अगर प्रोग्रेस चली गई तो डेडलॉक आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, जिसने लॉजिक पढ़ा हुआ है वो मेरी इस बात को पकड़ गया होगा। ठीक है जी, चलो, तो ये चीज बिल्कुल मत बोल देना कि अगर प्रोग्रेस चलेगी तो डेडलॉक आ जाता है, नेवर एवर। प्रोग्रेस जाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि अगर अगर कोई प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में बैठा है वो दूसरे को रोक रहा है, तो प्रोग्रेस चली गई। तो इसमें ये थोड़ी हुआ कि डेडलॉक आ गया। ठीक है, या फिर अगर कोई जाना नहीं चाह रहा, आप उसको जबरदस्ती धक्के लगा के घुसा रहे हो कि जा तू भी जा क्रिटिकल सेक्शन में, तो भी प्रोग्रेस चली गई। तो डेडलॉक थोड़ी आ गया। डेडलॉक सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब ये फाइनाइट टाइम वाली बात चली जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग कि फाइनाइट टाइम में तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे अगला प्रोसेस कौन घुसेगा, तब डेडलॉक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो फाइनाइट टाइम ऐसे आप बोल सकते हो कि फाइनाइट, नॉट फाइनाइट टाइम, तब डेडलॉक आ गया। ऑब्वियस ही बात है भाई, फाइनाइट टाइम नहीं लगा रहे तुम, इनफाइनाइट टाइम लगा रहे हो सोचने समझने में, तो डेडलॉक है वो। समझ गए। ठीक है, चलो अगली डेफिनेशन पे आएंगे, नोट डाउन कर लो इसको। अगली डेफिनेशन कौन सी है, बाउंडेड वेटिंग। जहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बाउंडेड वेटिंग क्या कहती है, बाउंडेड वेटिंग वो आप समझो। पहली बात तो तुम्हारे को लगता होगा वेटिंग, वेटिंग मतलब टाइम से रिलेटेड है ये चीज टाइम से रिलेटेड नहीं होती। बाउंडेड वेटिंग इज नॉट रिलेटेड टू टाइम, इस बात को समझो अच्छे से। यहाँ पे देखो भाई, टाइम से रिलेटेड तुम्हारे प्रोग्रेस थी। जब फाइनाइट टाइम वाली बात आती है कि फाइनाइट टाइम में डिसीजन लेना है, ये प्रोग्रेस कहती है। ठीक है, और जब ये फाइनाइट टाइम वाली बात चली जाती है तो डेडलॉक आ जाता है। तो टाइम वाली बात किसने बोली है, प्रोग्रेस ने। बाउंडेड वेटिंग ने नहीं बोली। नाम से लगता है वेटिंग मतलब टाइम से कुछ रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं। बाउंडेड वेटिंग क्या कहती है, अब सुनो ध्यान से। बाउंडेड वेटिंग कहती है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, नंबर ऑफ प्रोसेसेस entering into their critical section after a process request for the same must be bounded। ये है जी डेफिनेशन, इसको घुसा लो दिमाग में अच्छे से, जितना हो सकता है अच्छे से फोटो खींच के दिमाग में घुसा लो। मैं बार बार बोलूंगा, बार बार जब जब मैं एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको समझा रहा हूँ बाउंडेड वेटिंग है या नहीं है, यही डेफिनेशन दोहराता रहूंगा। नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये नंबर ऑफ प्रोसेसेस से रिलेटेड है। मतलब इन द सेंस, सपोज कर लो जैसे एक P1 प्रोसेस है, एक P2 है और एक P3 है। P1 ने अभी रिक्वेस्ट करी है कि मेरे को अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। P1 ने रिक्वेस्ट करी है मेरे को अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है, और P1 सपोज कर लो अपने क्रिटिकल सेक्शन में काम कर रहा है। तो अब जब P1 बाहर निकला क्रिटिकल सेक्शन से, तो दोबारा घुस गया। फिर CS में आया, फिर दोबारा घुस गया, मतलब बाहर निकला फिर दोबारा ये चल रहा है। उसके बाद फिर कभी P2 चला जाता है अपने क्रिटिकल सेक्शन में, बाहर निकलता है तो फिर दोबारा घुस जाता है, एंड सो मतलब P1 P2 बार बार चक्कर लगाई जा रहे हैं अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में, और P3 की कभी बारी नहीं दे रहे। तो हम क्या कहेंगे कि बाउंडेड वेटिंग यहाँ पे नहीं है। तो मतलब अगर P3 ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की रिक्वेस्ट करी है, इसकी रिक्वेस्ट करने के बाद नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन मस्ट बी बाउंडेड। अब नंबर से ये मत सोच लेना कि P1 P2 दो ही प्रोसेस है तो दो दो नंबर हो गया, अरे नहीं, ये दो नंबर नहीं है, ये तो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, एक एक चक्कर को गिनो तुम। इसने 1 लाख चक्कर लगा लिए, इसने 5 लाख चक्कर लगा लिए, ऐसे समझो। तो तुम बोलोगे 6 लाख, 6 लाख चक्कर लग गए इनके। समझ गए ना। तो बाउंडेड वेटिंग क्या कहती है भाई, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। मतलब अगर आज किसी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की रिक्वेस्ट करी है, उसकी रिक्वेस्ट करने के बाद बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोसेसेस अपने अपने क्रिटिकल सेक्शन में बार बार चक्कर लगा रहे और इस बेचारे की कभी बारी नहीं दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर बाउंडेड वेटिंग गई। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देयर मस्ट बी अ बाउंड। अब ध्यान से सुना मैं क्या बोलूंगा, देयर मस्ट बी अ बाउंड। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, मतलब अगर P3 ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की रिक्वेस्ट करी है, तो एक बाउंड होना चाहिए कि P1
10 ऐसे समझ लो P1 1000 बार जाएगा, P2 2000 बार जाएगा। उसके बाद इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि P3 की टर्न आएगी। तुम इस बात की अगर गारंटी दे सकते हो तब मेरी बाउंडेड वेटिंग है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आई? तो मतलब एल्गोरिदम को देख करके तुम्हारे अंदर एक फिगर आ जाना चाहिए माइंड में कि हाँ जी ऐसे ऐसे होगा। बात समझ गए? तो ये एक कंडीशन है, मतलब इन द सेंस कि अ, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है? दो प्रोसेस मान लो, P1 और P2, ठीक है? P1 और P2 दो प्रोसेसेस मान लो। तो P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और P2 ने क्रिटिकल सेक्शन में जाने की रिक्वेस्ट करी है। तो अगर क्रिटिकल सेक्शन में से P1 बाहर निकला और उसके बाद वो दोबारा घुस रहा है और उसमें कोई रोक टोक नहीं हुई, तुमने इसके P1 के घुसने से पहले, क्रिटिकल सेक्शन में घुसने से पहले क्या रहा होगा, एंट्री सेक्शन रहा होगा। तो यहाँ एंट्री सेक्शन में कोई रोक टोक नहीं लगाई कि कुछ कंडीशन डाली होती कि अगर P2 ने रिक्वेस्ट करी हुई है तो P1 इतनी बारी जा सकता है एंड सो ऑन, ऐसा कुछ भी। मैं इमेजिनेशन से बोल रहा हूँ ऐसे ही कि कुछ भी इस तरीके का कुछ होना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं है ना, मतलब P1 पे कोई रोक टोक नहीं है, P2 अपना बेचारा वेट में बैठा रहेगा, P1 बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो बाउंड्री वेटिंग गई। समझ गए? तो ऐसा भी तो देखो मैं ऐसे बोलता हूँ, दो प्रोसेसेस है ना, तो P1 और P2, अगर मैं कहता हूँ कि P1 एक बारी जाएगा, मतलब P1 अभी अपने क्रिटिकल सेक्शन में है और P2 ने रिक्वेस्ट डाली है, तो उसके बाद जब क्रिटिकल सेक्शन से P1 बाहर निकलता है तो उसके बाद वो दोबारा नहीं घुस पा रहा, मतलब टर्न हमेशा P2 की ही आती है, तब बाउंड्री वेटिंग सेटिस्फाइड है। मतलब P1 एक बार जाएगा तो उसके बाद P2 एक बार जाए। ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर ऐसा भी हो सकता था कि P2 ने रिक्वेस्ट डाली हुई है, P1 अभी क्रिटिकल सेक्शन में है या जा रहा है, जो भी आप समझ लो, मतलब सपोज कर लो कि वो दो बारी जाता है, P1 दो बारी जाता है, उसके बाद P1 P2 की एक बारी बारी आ जाती है क्रिटिकल सेक्शन में जाने की, गारंटी के साथ, गारंटी बोलना है ना। P1 दो बार जाएगा, उसके बाद P2 की एक बारी बारी आ जाएगी, मैं बोल दूंगा बाउंड वेटिंग सेटिस्फाइड है। P1, चलो अब बड़ा नंबर लेता हूँ, 1000 बारी जाता है, उसके बाद P2 की एक बारी बारी आती है, मैं मान लाऊंगा आपकी बाउंडेड वेटिंग है। चाहे P1 1 लाख बारी जाता है, उसके बाद P2 की बारी आती है, मैं उसको भी मान जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक नंबर तो दो, एक बाउंड तो दो ना मेरे को कि इस नंबर के बाद बारी आती है। और हर एल्गोरिदम में अलग अलग नंबर हो सकता है। पहले एल्गोरिदम में तुमने देखा तो तुमने बोल दिया कि P1 जाता है ना, उसके बाद इमीडिएटली बाद बारी P2 की आती है, मतलब सिर्फ एक बारी जा पाता है। P1 सिर्फ एक बार अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाता है, जैसे ही बाहर निकलता है उसके बाद बारी P2 की है, गारंटी है इस बात की। ठीक है, बाउंड वेटिंग है। तो या फिर तुम बोल देते हो कि हमने कुछ ऐसी कंडीशन डाल रखी है एंट्री सेक्शन पे कि P1 10 बार चक्कर लगाएगा, अगर P2 ने रिक्वेस्ट डाल दिया ना तो P1 10 बार चक्कर लगाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन पे, ज्यादा से ज्यादा, ऐसे बोलो, ज्यादा से ज्यादा 10 बार चक्कर लगाएगा, उसके बाद P2 की बारी आ जाती है, तो बोल दूंगा बाउंड वेटिंग है। ठीक है, चाहे यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा ये 1 लाख बार जा पाएगा P1, उसके बाद P2 की बारी आ जाएगी, बाउंड वेटिंग सेटिस्फाइड है, क्योंकि बाउंड तो दो ना मेरे को, एक नंबर तो दो। ठीक है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा है ही नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना। वो वही मीठी मीठी बातें, हाँ चलो चला ही जाएगा, चलो चला ही जाएगा, वो नहीं है, ऐसे नहीं, है ना, मीठी मीठी बातें नहीं। एग्जैक्ट नंबर दो, प्रोफेशनल एक्ट करो, प्रोफेशनल की तरह काम करो, है ना। यहाँ बोलो कि देखने के बाद, एल्गोरिदम को देखने के बाद बोलो कि हाँ भाई, मेरे को ऐसा दिख रहा है कि P1 1000 बार जाएगा, इसके बाद गारंटी है कि P2 की बारी आ जाएगी। अगर ऐसा कुछ तो मेरे को डिसीजन दे के भाग सकते हो, तब मैं बोलूंगा मेरी बाउंड्री वेटिंग सेटिस्फाइड है, नहीं तो नहीं है। तो एक बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट बोलूंगा, अब ध्यान से समझना। एल्गोरिदम ना डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए। डिटर्मिनिस्टिक मतलब आप डिटरमाइन कर पा रहे हो उसको देख करके कि कितनी बारी के बाद उसकी बारी आएगी, तब मेरी बाउंड्री वेटिंग सेटिस्फाइड है। अगर डिटर्मिनिस्टिक नहीं निकला ना, तो बाउंड्री वेटिंग सेटिस्फाइड नहीं होने वाली। समझ गए? तो बाउंड्री वेटिंग के लिए क्या बोलना है, एल्गोरिदम मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक। जो भी मैं एल्गोरिदम, मतलब जो भी सोल्यूशन बनाऊंगा क्रिटिकल सेक्शन के लिए, वो एल्गोरिदम मस्ट बी डिटर्मिनिस्टिक। अच्छा, अब एक बड़ा अच्छा बात है, बड़े बड़े सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन आता है, तो मैं वो भी आपकी दूर करता हूँ। सपोज कर लो P1 और P2 ये दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, P1 सपोज कर लो अपने क्रिटिकल सेक्शन में बैठा है और P2 ने रिक्वेस्ट कर ली कि मेरे को क्रिटिकल सेक्शन में मेरे को अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाना है। P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में बैठा है, मैंने बोला था ना हर एक प्रोसेस का अपना अपना क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में बैठा है और P2 वेट में बैठा है क्रिटिकल सेक्शन में घुसने के लिए। अच्छा, अब जैसे ही बाहर निकला P1, उसके बाद P1 ने दोबारा जाने की कोशिश करी, बट वो नहीं जा पाया और P2 भी नहीं जा पा रहा, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक डेडलॉक वाली कंडीशन बन चुकी है। तो क्या बाउंड्री वेटिंग सेटिस्फाई होगी? मैं बोल के आऊंगा हाँ जी होगी, हाँ जी। कितनी बार टिक लगाऊं उतने कम है, हाँ जी होगी। मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये डेफिनेशन, इसलिए मैंने बोला डेफिनेशन पढ़ो। नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू देयर क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड। तो अब P2 ने रिक्वेस्ट डाली है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए और P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में था, बाहर निकला, और उसके बाद अब P2 ने रिक्वेस्ट डाली है ना, उसके बाद बताओ कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गए? बस सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बात करो मेरे साथ। P2 ने रिक्वेस्ट डाली अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, उसके बाद कितने प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में गए? बिग जीरो, कोई भी नहीं गया, कोई बात नहीं।
फाइनाइट है ना, एक नंबर आ गया ना तुम्हारे पास, वही बात खत्म। बाउंडेड वेटिंग मेरी सेटिस्फाइड है। क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंटरिंग इनटू द क्रिटिकल सेक्शन आफ्टर अ प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर द सेम मस्ट बी बाउंडेड, तो वो नंबर तो आ गया ना तुम्हारे पास, है ना? जीरो है, कोई भी नहीं जा रहा, ठीक है, मेरी बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है। तो अगर डेडलॉक है, कोई बात नहीं, मेरी बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, तो ये मत बोल देना कि डेडलॉक आ गया तो बाउंडेड वेटिंग कभी सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि वो तो वेटिंग है, वो तो टाइम है। अरे महा बकवास बातें हैं ये सारी। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को इस एक्सपीरियंस में, जितने सालों का मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को जानता पहचानता हूँ, देखा है, समझा है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इस तरीके से मतलब बोल देते हैं कई लोग, ऐसा नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो एग्जैक्ट डेफिनेट, और मैं ये सब चीजें गैल्विन को फॉलो कर रहा हूँ। मैं पहले आपको बता देता हूँ, गैल्विन की जो बुक है, हमारी स्टैंडर्ड बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसमें से मैं ये चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बाउंड्री वेटिंग क्या है। ठीक है, अच्छा जी। अब एक बात जरा ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, एक बार नोट डाउन करो इसको। कर लिए नोट डाउन? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहली चीज तो थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, है ना, सबसे पहली कंडीशन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर फेल हो गई, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अगर फेल हो गई, तो मैंने क्या बोला था, रेस कंडीशन पैदा हो जाती है, दैट इज फॉर श्योर, रेस कंडीशन आनी ही आनी है। अच्छा जी, अगर अब मैं बोलूं कि प्रोग्रेस हमारी फेल हो गई, तो क्या बोल के आना, डेडलॉक। क्या बोले, डेडलॉक आएगा या आएगा नहीं? मैं बोलूंगा डेडलॉक में अक्कर, डेडलॉक में अक्कर। ठीक है, तो और ब्यूटीफुल तरीके से बोलना है तो आप ऐसे बोलोगे कि अगर प्रोग्रेस में टाइम वाली बात चली गई, प्रोग्रेस में जो हमने बोलता फाइनाइट टाइम में डिसीजन आना चाहिए, वो टाइम वाली बात चली गई, तो चुपचाप से बोल के आना, डेडलॉक आ गया, डेडलॉक आ गया। अच्छा जी, तो प्लीज बहुत ध्यान रखना, है ना, प्रोग्रेस चली गई तो डेडलॉक में अक्कर, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मुझे नहीं पता। तो मेरे को तो बोलो ना कि प्रोग्रेस में क्या चीज गई, किस वजह से प्रोग्रेस गई, वो चीज तो मेरे को बोलो। तो अगर तुम मेरे को बोलते हो कि हाँ सर टाइम वाली बात चली गई, तब बोल के आना हाँ भी डेडलॉक आ गया। ठीक है, अगर विलिंगनेस वाली बात गई, है ना, या फिर वो पॉलिटिक्स वाली बात गई, मतलब पॉलिटिक्स वाली बात आ गई, या विलिंगनेस वाली बात चली गई, तो तुम बोल सकते हो कि डेडलॉक नहीं आया भाई, है ना। मतलब टाइम से रिलेटेड है, सिंपल बात, टाइम से रिलेटेड है, अगर टाइम वाली बात गई तो डेडलॉक आना ही आना, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, हाँ जी, म्यूचुअल सॉल्यूशन गई तो रेस कंडीशन आनी आने, दैट इज फॉर श्योर। सिंपल बात, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब बात आती है बाउंडेड वेटिंग। तो अगर बाउंडेड वेटिंग गई तो प्लीज ध्यान रखना, स्टारवेशन में कम, स्टारवेशन में कम। है, तो अब ये स्टारवेशन क्या है भाई? कुछ नहीं, स्टारवेशन का मतलब होता है इनफाइनाइट ब्लॉकेज। में कम लिखा है मैंने, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। इनफाइनाइट ब्लॉकेज मतलब कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसकी सारी उम्र बारी ना आए, प्रोसेस में नेवर गेट इट्स डन, तब हम बोलेंगे कि वो स्टारवेशन में है। स्टारवेशन सिंपल हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ, भूखमरी, भूखा मर गया आदमी, बिल्कुल मर जाएगा, तब वो है ना, वो स्टारवेशन है। ठीक है, अगर तुम्हारे को एक दिन रोटी नहीं मिली, दो दिन ना मिली, तीन दिन ना मिली, कोई बात नहीं, जी जाओगे। अगर मैं कहता हूँ 10 दिन नहीं मिलेगी, तब स्टारवेशन आएगी और तब तुम मरोगे, तो बिल्कुल वही चीज है। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसा ही हो गया, बट ये टर्म ही वहीं से है, भूखमरी, भूखमरी तो स्टारवेशन होती है हिंदी भाषा में, अगर मैं समझाऊं तो वही चीज है ये, है ना, इनफाइनाइट ब्लॉकेज। कभी भी, आज आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी बारी ना आना, दैट इज स्टारवेशन। तो मतलब सम ऑफ द प्रोसेसेस में स्टार्व, ये बात होती है। ठीक है, जैसे आप सपोज कर लो, आप जैसे देखो, एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा हो सकता है कि P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, P2 ने रिक्वेस्ट डाली हुई है। अब जैसे ही P1 बाहर निकला क्रिटिकल सेक्शन में, कंट्रोल अगर P2 पे आ गया, मतलब यू कैन से शेड्यूलर ने P2 को शेड्यूल कर दिया, तो वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा भी सकता है। लेकिन अगर सपोज कर लो कंट्रोल P2 पे नहीं आया और P1 ने दोबारा घुसने की कोशिश करी, तो वो घुस पा रहा है और बार बार घुस पा रहा है, तो वही बात है। अब बोलो बाउंड्री वेटिंग नहीं है यहाँ पे, कैसे नहीं है भाई? मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कितनी बारी P1 जाएगा, उसके बाद P2 की बारी आएगी, मैं नहीं कर पा रहा डिसाइड, तो बाउंड्री वेटिंग तो नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें क्या स्टारवेशन आ रही है? नहीं आ रही, है ना, मतलब मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि नहीं आई। क्यों? क्योंकि हो सकता था कि P1 CS में था, जैसे CS से बाहर निकलते P2 की टर्न आ गई और वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस गया, बाय चांस हो रहा है ऐसा, तो स्टार तो नहीं हुआ ना, ना तो P1 स्टारवेशन में गया, ना ही P2 स्टारवेशन में गया।
लेकिन हो सकता था ऐसा कि जब P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है और उसके बाद वो दोबारा घुसने की कोशिश, ऐसे ऐसे समझो, चलो ठीक है, जैसे ऐसे देखो, P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है, इमीडिएटली अगर P2 की टर्न आ गई तो वो क्रिटिकल सेक्शन में घुस जाएगा। लेकिन अब हमने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इस तरीके से डिसाइड किया, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग मान लो, और उसमें टाइम क्वांटम कुछ ऐसा डिसाइड किया गया कि जैसे ही P1 अपने क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है और वो दोबारा घुसने की कोशिश करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम क्वांटम एक्सपायर होता है और P2 की टर्न आती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली P1 भी रिक्वेस्ट में और P2 भी रिक्वेस्ट में है, और फिर P2 रिक्वेस्ट में भटकता रह जाता है, और जब टाइम क्वांटम उसका एक्सपायर होता है P1 की टर्न आती है और वो P1 दोबारा घुस जाता है। थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है? अगर ऐसा चल रहा होगा तो फिर ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारी स्टारवेशन आ रही है और P2 स्टार्व करेगा, क्योंकि ये है ही ऐसा अनलकी डे, है ना? मतलब जब इसकी बारी आती है ना, तब ये अपना वेट में बैठा होता है बाहर। ठीक है, समझ लो ऐसा है कि ये कोई बुली टाइप का आदमी, गुंडा आदमी है ये, और ये बेचारा शरीफ आदमी है। तो जब ये शरीफ आदमी किसी, मतलब यू कैन से, आप समझ लो कि कुछ शॉपिंग करने जा रहा है या कुछ भी कहीं दुकान में जा रहा है, तो जब ये शरीफ आदमी, ये इसकी किस्मत ऐसी है, इस शरीफ आदमी की किस्मत ऐसी है कि जब ये दुकान में घुसने की कोशिश करता है, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये भी घुसने की कोशिश करता है, और फिर वही बात है, तो गुंडा ये तो घुसेगा, ये रह जाएगा, तो स्टारवेशन आ गई। ठीक है, लेकिन हाँ, अब ये गुंडा है, ये शरीफ आदमी है, और होता क्या है कि जब ये गुंडा अपनी दुकान से बाहर निकलता है, मतलब किसी भी दुकान में होगा, ये बाहर जब निकलता है ना, तब ये आता है। टाइमिंग इसकी अच्छी है, जो शरीफ आदमी है, इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो ये किस्मत अच्छी थी इसकी, मतलब तो ये घुस जाता है। समझ रहे हो? तो ये तो वही बात है भाई, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगी, काम एकदम सेम है, एल्गोरिदम एकदम सेम है ना? तो लेकिन वो शेड्यूलर पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा, मतलब वो दिन खराब है ना, P2 बेचारे का दिन खराब है, कि जब ये बेचारा उस दुकान में घुसने की कोशिश करता है, P1 उसी टाइम पे गुंडा आके वहीं पे खड़ा हुआ होता है, तो जब गुंडा खड़ा है, तो फिर ये कैसे घुसेगा भाई? है ना? ये बुली आदमी है भाई, ये मारेगा इसको, P1 मारेगा P2 को, अगर इसने बोला कि मैं घुसता हूँ तो चुपचाप बाहर खड़ा रह जाता है, और ये अपना जाता है, दुकान में से आता है बाहर, और उसके बाद फिर वही सिनेरियो बनता है, जब इस बेचारे की जाने की बारी आती है, फिर ये सामने आके खड़ा है, तो फिर यही घुसेगा, ये रह जाएगा। ठीक है, ऐसा सिनेरियो बन सकता था। तो स्टारवेशन आ गई, ये बेचारा स्टार करेगा P2, P1 नहीं, P1 तो अपना गुंडा है भाई, ये क्यों स्टार करेगा, ये बेचारा भूखा रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ लो, रोटी लेने जा रहे हैं, है ना? ये P1 जब जब P1, जब P2 रोटी लेने जाने की बात करता है ना, तो उस टाइम पे P1 आगे खड़ा होता है ना? अब वो आ रहे एग्जाम्पल तो, पर ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं है ना? तो जैसे आपने वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा, जेल में ऐसे ही होता है ना, कि गुंडा खड़ा होगा तो फिर बेचारे शरीफ आदमी को रोटी नहीं मिलती ना, वो उसकी रोटी खा जाता है, तो वो बेचारा स्टार भी करता रह जाता है ना? बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, तो ये वही सिनेरियो है भाई, है ना? अब वही बात है, ये शरीफ आदमी की टाइमिंग, अगर मान लो भगवान ने इसको अच्छी टाइमिंग दी है ना, तो जब ये P1 अपना, यू कैन से, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है, मतलब जब ये रोटी खा के बाहर जाता है, तब P2 आता है, तो ये घुस भी सकता है। ठीक है, तो कुछ भी है, मतलब आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, है ना? तो मतलब प्लीज ध्यान रखना, अगर बाउंडेड वेटिंग गई तो स्टारवेशन में कम। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे मैं ये बाउंड नहीं लगा पा रहा ना, कि P1 कितनी बार जाएगा उसके बाद P2 आएगा, तो बाउंडेड वेटिंग तो नहीं है, 100% बाउंडेड वेटिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बाउंड नहीं लगा पा रहा। मेरे को एल्गोरिदम देख करके पता नहीं लग रहा कि P1 के कितने चक्कर के बाद P2 की बारी आती है, मैं ये चीज नहीं डिसाइड कर पा रहा, तो बाउंडेड वेटिंग तो नहीं है। अब बात उठती है कि स्टारवेशन आएगी कि नहीं आएगी, तो उसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे दी है, कि वो तो डिपेंड करेगा भाई, सिचुएशन टू सिचुएशन स्टारवेशन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। ठीक है ना? टाइमिंग पे डिपेंड करेगा, शरीफ आदमी की किस्मत पे डिपेंड करेगा, कि शरीफ आदमी जब आता है उस टाइम पे गुंडा बाहर खड़ा हुआ है, तो ये बेचारा भूखा रह जाएगा। लेकिन अगर वो बाहर निकला खड़ा है खा पी के, और उसके बाद ये आता है, तो ठीक है, फिर इसकी बारी आ भी सकती है। वो भाई किस भगवान भरोसे है ना? मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, नंबर नहीं दे पा रहा। चलो ठीक है, इससे और सिंपल मैं नहीं बोल सकता, आपको बहुत अच्छे से, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैंने समझाया है, और मुझे ये भी पता है, मैं जितना मर्जी समझा लूँ, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, जब मैं एल्गोरिथम्स पे जंप करूंगा ना, तब आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एल्गोरिथम्स को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।